Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of The Hindu of 3 September 2020. Let's start the session. Our first news is regarding क्वेश्चन आर ड्रॉप्ड। अब क्या हुआ है, हमारे आपको पता है 3 सेशन होते हैं। एक तो हमारा बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो अभी जो मानसून सेशन जो हमारा पार्लियामेंट में चल रहा है उसमें ये बोला गया कि अब क्वेश्चन आवर नहीं होगा वहाँ पे। अब क्वेश्चन आवर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन आवर होता क्या है। तो मैंने अगेन अपने नोट्स का लगा दिया है तो जाके आपको समझने में आसानी हो। देखिए पार्लियामेंट काम कैसे करता है। सबसे पहले 11 बजे अगर पार्लियामेंट बैठेगा तो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद 1 घंटे का जीरो आवर होता है, फिर लंच होता है, फिर बाकी के काम होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो क्वेश्चन आवर ही होता है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है, आप सब समझ लीजिए, छोटा छोटा है जो डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। ये मेरे नोट्स हैं तो आप ऐसे ही बना भी सकते हैं। देखिए जो ये ऊपर कट गया है ये इसका पार्ट नहीं है, इसका नाम है लेम डक सेशन। इसे बोलते हैं लेम डक सेशन। तो ये क्या होता है लेम डक, जो लास्ट सेशन होता है लोकसभा का नए इलेक्शन से पहले, कोई भी नया इलेक्शन होगा उससे पहले का जो सेशन होता है लोकसभा का उसको हम बोलते हैं लेम डक सेशन। ये इसका पार्ट था। वैसे क्वेश्चन आर बता देते हैं। क्वेश्चन आर देखिए यहाँ लिखा फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग होता है। ये कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन आवर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में मेंशन है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है पार्लियामेंट को रन करने के लिए उसमें मेंशन है। ये दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। पहला आवर होता है और 3 काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आवर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक स्टेयर्ड, एक अनस्टेयर्ड, एक शॉर्ट नोटिस। तो स्टेयर्ड में क्या होता है, स्टेयर्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ओरली जवाब दिया जाता है, लिखत पढ़त नहीं होती, ओरली आंसर दिया जाता है। और इसमें सप्लीमेंट क्वेश्चन मतलब आपने आंसर दिया फिर सामने वाली पार्टी आपसे क्वेश्चन बोलेगी फिर आप दोबारा आंसर दोगे, तो ऐसे सप्लीमेंट क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो पहला होता है स्टेयर्ड, दूसरा होता है अनस्टेयर्ड। अनस्टेयर्ड में क्या होता है रिटन आंसर होता है, इसमें बस एक ही बार आपको आंसर देना होता है, फिर रिटन पार्टी आपसे दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, तो नो सप्लीमेंट क्वेश्चन। रिटन में आप सप्लीमेंट क्वेश्चन नहीं बोल सकते। फिर था शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस भी ओरली दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट नोटिस में आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि आप 10 दिन के अंदर उसका जवाब दे पाओ। तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आवर में अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है तो मिनिस्टर को वो आंसर देना ऑब्लिगेशन है, मिनिस्टर को वो आंसर देना ही पड़ेगा इन क्वेश्चन आवर, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिशन मेंबर या कोई भी मेंबर। फिर होता है जीरो आवर। तो जीरो आवर का मेंशन ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा या पार्लियामेंट किसी में नहीं है। देखिए क्वेश्चन आवर का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, लेकिन जो जीरो आवर है उसका मेंशन कहीं पे भी नहीं है, प्योर कन्वेंशन पे बेस्ड है। इसका ना जिक्र ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में। फिर ये कब तक होता है जीरो आवर, जब भी पहला क्वेश्चन आवर हो जाता है अप टू लास्ट एजेंडा ऑफ डे। तो क्वेश्चन आवर के बाद होता है, बस आप ये ध्यान रखते हैं जीरो आवर, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। फिर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है जब भी अपोजिशन मेंबर उठाएगा क्योंकि हमारा जो हाउस है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, इस चीज को अगर बताएगा तो होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसमें क्या होता है जो प्रोसीडिंग चल रही होती है, जो लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग चल रही होती है वो रुक जाती है। तो ये होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। फिर हाफ एन आवर डिस्कशन, ये हाफ एन आवर डिस्कशन होता है मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कोई पब्लिक का तो तब ये होता है हाफ एन आवर, आधे घंटे का डिस्कशन होता है, हफ्ते में 3 दिन होता है। इसमें कोई फॉर्मल मोशन लाने की या वोटिंग करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे 2 घंटे का डिस्कशन होता है, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। इसमें भी वही, अगर कोई अर्जेंट पब्लिक काम है तब करेंगे। इसके लिए हफ्ते में 2 दिन दिया जाता है, हाफ एन आवर के लिए हफ्ते में 3 दिन दिया जाता है। फिर रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, मेंबर हु मूव रिजोल्यूशन कैन नॉट विड्रॉ द सेम। ये तो इतना जानने का वैसे है नहीं, बस आप एक चीज जान सकते हैं, जो भी रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन एक होते हैं, वो एक तरह के मोशंस होते हैं। ऑल रिजोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मोशन, और हर मोशन को हम वोट नहीं कर सकते लेकिन हर रिजोल्यूशन को वोट करते हैं। एक चीज बस आप ये ध्यान रखेंगे कि हर रिजोल्यूशन को हम वोट करते हैं लेकिन हर मोशन को हम वोट नहीं करते हैं। रिजोल्यूशन हर एक टाइप का मोशन ही होता है। बस ये प्राइवेट मेंबर ला सकते हैं, गवर्नमेंट ला सकते हैं और स्टैट्यूटरी ला सकते हैं। तो इतना आपको नहीं जानना है, तो आपसे इतना बाहर हो गया। फिर मैं यहाँ ज्वाइंट सिटिंग पे बहुत बार सवाल होता है, देखिए यहाँ नहीं मेंशन है मेरे नोट्स में तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, अगर कोई एक हाउस या दोनों हाउस किसी बिल को रिजेक्ट कर देते हैं, अगर एक हाउस या दोनों हाउस किसी बिल को रिजेक्ट करते हैं उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग कब होगी, जब इन दोनों के हाउस में अगर किसी बिल को 6 महीने के अंदर कोई बिल पास नहीं हो पाता है, 6 महीने हो गए उसके अंदर ये बिल पास नहीं हुआ, उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग होगी। तो ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करेगा, तो हेड करेगा स्पीकर। बस ये क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करेगा, स्पीकर। अगर स्पीकर उपस्थित ना हो तो इसका हेड कौन होगा, तो इसका हेड होगा डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, सॉरी डेप्यूटी स्पीकर इसको हेड करेगा। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो इसको हेड करेगा डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन हेड नहीं करेगा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि चेयरमैन जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता ही नहीं है, इसीलिए चेयरमैन जो है वो इसको हेड नहीं कर सकता। और ज्वाइंट सिटिंग में क्या कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, तो रूल्स ऑफ लोकसभा फॉलो होते हैं, रूल्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फॉलो होते हैं।
बस आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत डिटेल मैंने आपको पूरा पार्लियामेंट का आधा चैप्टर पढ़ा दिया, ये समझिए, ये पार्लियामेंट का आधा चैप्टर है एक पन्ने में। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी मैं नोट्स ये मैं अपने पोस्ट करता हूँ तो आप और बताइएगा, इसके बारे में और बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा। रुकिए 1 मिनट। फिर ये क्वेश्चन आवर जो है अब नहीं हुआ करेगा, जो ये मैंने आपको बताया जिसमें क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टेट क्वेश्चन होते हैं, ओरल क्वेश्चन होते हैं, अब ये नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन आवर को ड्रॉप किया गया है, पहले पास्ट में भी हो चुका है 4 बार, पहले भी 1961 में, 1975 में, 76 में और 77 में ऐसा हो चुका है जब हमने क्वेश्चन आवर नहीं करा। इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस बार केवल 4 घंटे की हमारा पार्लियामेंट चलेगा, तो 4 घंटे के लिए चलेगा, इसलिए हम ये नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कोविड-19। एक चीज तो ये, और अभी बहुत सारी स्टेट असेंबलीज ने भी क्वेश्चन आवर्स को ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं है केवल पार्लियामेंट कर रहा है, तो बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने भी क्वेश्चन आवर को ड्रॉप किया है। फिर ये जो डिसीजन ला रहा है कौन ला रहा है? ये सब ला रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर। तो आपको पता होगा बहुत सारी कमिटीज होती हैं, कैबिनेट कमिटीज। क्वेश्चन कहां से आएगा? कैबिनेट कमिटी से आएगा। तो कैबिनेट कमिटी क्या है? कैबिनेट कमिटी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो नहीं, कैबिनेट कमिटी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये सिंपल रूल्स के थ्रू काम करती है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए यहाँ लिखी है, ये किसके थ्रू है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर मेंशन है, इनका कहीं भी मेंशन कैबिनेट कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, सारी कैबिनेट कमिटी को हेड करता है पीएम। बस क्वेश्चन यही आएगा, ऑल कैबिनेट कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। केवल 2 हैं जिनको हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, एक तो अकोमोडेशन की कैबिनेट कमिटी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी। तो 2 कमिटी हैं, एक तो अकोमोडेशन कैबिनेट कमिटी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी। इसको हेड पीएम नहीं करता है, बाकी जितनी भी कैबिनेट कमिटीज हैं उनको हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। क्वेश्चन बस ये एक्सेप्शन से बनता है, वो यही पूछेंगे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसी से क्वेश्चन होगा कि इसको हेड प्राइम मिनिस्टर करता है, तो नहीं, इसको हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, लेकिन सारी अदर कैबिनेट कमिटीज को हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कुछ नए नोट्स पोस्ट करता रहा हूँ इसकी तरह, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं पोस्ट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। किसी को पसंद ना आए तो मैं नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, गवर्नमेंट बैन्स पबजी। अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 116 और अदर्स ऐप बैन कर दिए, तो बहुत बुरा भी लगता है कि ये पबजी बैन हो गया। भाई सही बताऊं तो मैं तो खेलता हूँ पबजी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलता। जब भी मैं बोर हो जाता हूँ पढ़ के तो एक आध मैच लगा लेते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सोवरेनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री की। ये बैन हो गया तो नए गेम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जो इंटीग्रिटी है अपने नेशन की, जो सोवरेनिटी है, जो थ्रेट है, उस वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो बैन किया गया है, हमें बस एग्जाम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज, किस एक्ट के थ्रू बैन किया गया है। तो आईटी एक्ट है, बस आपको ये ध्यान रखना है, आईटी एक्ट है। इसमें 69A ऑफ आईटी एक्ट बोलता है कि हम किसी भी चीज को बैन कर सकते हैं, बस आप यही याद रखिएगा। पावर अंडर 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विद रेलिवेंट प्रोविजंस, इसमें बोला गया ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बस इसी के थ्रू जो चाइनीज ऐप है 118 अभी बैन किए गए, पहले भी 60-70 बैन किए गए थे। तो जो भी बैन हो रहा है वो इस एक्ट के थ्रू हो रहा है। बस यही एग्जाम पूछा जाएगा किस एक्ट के थ्रू हमने बैन करा है। इस चीज का आप कभी इंडिया चाइना का जो रिलेशन आएगा उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं कि इंडिया पे हम ऐसे भी दबाव बना सकते हैं। इसमें तो ये बोला गया है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, पर मेरे को जहां तक लगता है ये दबाव बनाने के लिए चीज है, क्योंकि पबजी भी बहुत सारा इकोनॉमी प्रोवाइड करता है इन द रीजन। सो बहुत सारी ऐप्स हैं यार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा कैम स्कैनर, भले वो चाइनीज ऐप, लेकिन आप लोगों को भी और मैं भी खूब यूज़ करता था, लेकिन अब नहीं करते हैं। सो कोई बात नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, सुसाइड ऑन द राइज। ये आप कहीं भी इंपॉर्टेंट आया था ये डेटा पॉइंट, तो आप कहीं भी अपने एस में यूज़ कर सकते हैं। जो सुसाइड है वो बढ़ गई हैं पिछले साल के मुकाबले। 2009 में सुसाइड बढ़ गई हैं, कितनी बढ़ गई हैं? 3.4% बढ़ गई हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, सुसाइड बढ़ गई है। फिर वुमेन्स में कम हो गई है, मेंस में बढ़ गई है। मतलब वुमेन कम सुसाइड कर रही है, मेंस ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, तो सुसाइड जो वुमेन में डिक्रीज हुई है, वुमेन में डिक्रीज हो गई 2% और मैन में सुसाइड इंक्रीज हो गई 6%। तो आप ये डेटा पॉइंट का कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर कैसे भी आपका यूज कर सकते हैं। सुसाइड बढ़ी है तो इतनी, वुमेन्स की सुसाइड कम हो गई है तो, मेंस की सुसाइड बढ़ गई है तो ये। सबसे ज्यादा मेंस में जो सुसाइड करते हैं वो मेनली लेबरर्स करते हैं, जो आपको होता है दिहाड़ी मजदूर जिन्हें हम बोलते हैं, जो डेली के डेली कमाते हैं और खाते हैं। सबसे ज्यादा डेथ सुसाइड उन्होंने करी है, या फार्मर सुसाइड, सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड हुई है। फार्मर सुसाइड में भी उनकी ज्यादा हुई है जिनके पास लैंड है, जिनकी जमीन है, वो ज्यादा लोग सुसाइड करें। जो लैंडलेस लेबर है वो इतनी सुसाइड नहीं करें। तो आप ये डेटा कहीं भी नोट कर सकते हैं, आपका कहीं भी ऐसे आए, आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से इस डेटा को यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात है, अगर आप डेटा का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, बहुत ज्यादा। ये सारा एनसीआरबी का डेटा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक डेटा है, इसे कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता है। और आपका अगर 3-4 लाइन इससे भर जाएंगे अगर आप डेटा यूज करते हैं तो। एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, वन टेरर एक्ट लाइन मैनी टू गो।
तो अभी इसमें आपको पता है जो पिछले महीने जो डिसीजन आया था कि जो वोमेन्स हैं उनको भी अब बचपन से ही अधिकार मिलेगा जमीन में, जो उनके पिता की संपत्ति है उसमें। तो कौन सा केस था उसका नाम याद रखना है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020। इसमें यह बोला गया था कि जो डॉटर्स हैं उनको भी अब जन्म से अधिकार है पिता की संपत्ति का। पहले केवल ऐसा सन को बोला जाता था, लड़कों के लिए हुआ था, लेकिन अब जो है वो वोमेन्स के लिए भी है। जो पहले केस था प्रकाश वर्सेस फूलावती जो 2015 में आया था, इसमें यह बोला गया था कि वुमेन्स को अधिकार तभी होगा जब उनके फादर जिंदा होंगे, लेकिन इसको सही करा गया इस केस में, विनीता शर्मा वाले केस में सही कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है, बस आपको केस का नाम ध्यान रखना है क्या क्या हुआ था ये। फिर प्रकाश और 2015 वाला जो केस था प्रकाश वर्सेस फूलवती वाला केस, इसमें यह बोला गया था जब पिताजी जिंदा है तब ये रेट्रोस्पेक्टिव आएगा, मतलब पहले से अप्लाई होगा या बाद से अप्लाई होगा। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया है। जो विनीता शर्मा वाला केस है इसमें यह बोला गया बचपन से अधिकार है, तो इसमें पहले से और बाद का चीज तो खत्म ही हो गई। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर पहले कट ऑफ डेट थी कि 20 दिसंबर 2004, तो इस डेट से जो पहले वुमेन्स पैदा हुई हैं उनको राइट नहीं मिल रहे थे, जो बाद में पैदा हुई थी उनको राइट मिल रहे थे। तो कोर्ट बोलिए कि हमने एक विंडो नई ओपन कर दी है, ये डेट को भी हम खत्म कर रहे हैं। अगर कोई डॉटर चाहे कि अपनी जमीन लेना चाह रही है, इससे पहले का भी मामला है और उसको जमीन नहीं मिल पाई है, तो वो अप्लाई करे, हम उसको जमीन दिलवा देंगे या जो भी संपत्ति उसे चाहिए वो दिलवा देंगे। अब इसमें जो एडिटोरियल था ये था कि आपने थोड़ा सा सही कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सही करना बाकी है। जैसे जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम आज भी डॉटर्स फेस करती हैं इन यूपी जमींदारी एवोल्यूशन। अभी जमींदारी एवोल्यूशन वाला जो एक्ट है उसमें वुमेन्स को राइट ही नहीं मिल पाए, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में। तो अभी बहुत ऐसे केसेस हैं जब वुमेन्स को राइट ही नहीं मिले। आपने थोड़ा सा तो सही कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ सही करना बाकी है। तो बस आपको केस का नाम ध्यान रखना है, मोटा मोटा ध्यान रखना है क्या क्या हो रहा है, और ये आप अगर कोई आए तो ऐसे लिख सकते हैं। आज एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया है ऑन परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन्स, जो आपको पता है इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन हो गया वुमेन्स का, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें मैं एडिटोरियल बोलेंगे आपने कवर क्यों नहीं करा है, क्योंकि उसमें एक ही बात लिखी हुई है, ज्यादा उसमें एस्पेक्ट नहीं लिखे हैं। मैं चाह रहा हूँ कोई कॉम्प्रिहेंसिव आए तब मैं आपको बताऊं, उसमें एक ही चीज लिखी है। और अगर नहीं आता है तो मैं खुद से एक आंसर बना के पोस्ट कर दूंगा, आइदर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कहीं पे पोस्ट कर दूंगा। मैं खुद से सोच रहा हूँ एक आंसर बना के आपको पोस्ट करूँ, और फिर आप उसे समझ लीजिएगा। आज का जो है आप जाके लेकिन रीड कर सकते हैं न्यूज़पेपर, अच्छा है। सो मैं वो जो क्लिपिंग है वो टेलीग्राम इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप जाके उसे रीड करिएगा। सो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ ये फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे स्टडी फंडा पे, और मैं यहाँ सारी अब चीज़ें पोस्ट कर दूंगा शिवम त्यागी _ST करके, आप देख लीजिएगा। और स्टडी फंडा को फॉलो करिए, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसके हम मिनोमिक्स बना देते हैं कभी कभी, या हम थोड़े थोड़े इन्फोग्राफी बना देते हैं, तो हम पोस्ट करते रहते हैं। तो कीप फॉलोइंग अस, दोनों जगह आपके लिए फ़ायदा है। सो 209 सीटें यार, मैं रोज़ बताता हूँ, तो प्लीज़ 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 फॉलो अस। आपका नंबर आ जाएगा, हमें इससे ज़्यादा और कुछ खुशी नहीं होगी, आप हमें कुछ दे नहीं रहे। अब इतनी खुशी होती है एक टीचर को हम उसके स्टूडेंट का नंबर आ जाए, तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करिए। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ यूएनएससी ब्लॉक्स पाकिस्तान। अब पाकिस्तान साहब ये तो एकदम बेवकूफ़ी आदमी, मतलब कोई तमीज़ नहीं है, बोल रहे कि इंडिया वाले जो है टेररिस्ट है, तो इसके लिए वो केस लेके चले गए थे यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये 3 नेशंस ने ब्लॉक कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि आप एविडेंस दिखाइए, इनके पास कभी एविडेंस है नहीं, फेक बातें कर रहे थे। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो फ्रांस, यूके और यूएस ने रिजेक्ट कर दिया जो पाकिस्तान का अटेम्प्ट है, तो डेजिग्नेट करना चाह रहे थे टेररिस्ट, कुछ इंडिया के नाम थे उनको। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये ध्यान रखना, यूएनएससी, तो यूएनएससी क्या है कि एक सिक्योरिटी काउंसिल है। इसका मेन काम क्या है, ताकि पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते, और इसके जो भी डिसीजन है वो मैंडेटरी होते हैं या बाइंडिंग होते हैं। जो भी इसके मेंबर्स नेशन होते हैं उस पर इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 P5 मतलब परमानेंट मेंबर, P5 इनके पास वीटो पावर होती है। P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर, वीटो पावर का मतलब होता है अगर इनमें से एक भी मना कर देगा तो वो चीज नहीं होगी। तो ये चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस, यूके, यूएस, तो 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इस साल इंडिया भी जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, बस आपको ये ध्यान रखना है। और ये अभी डेजिग्नेट नहीं करा गया, ये ध्यान रखना है बस, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ 3 मोर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के लिए 3 और लैंग्वेज को इंक्लूड करने की बात चल रही है, टू इंक्लूड कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। इन 3 लैंग्वेज को भी अब ऐड किया जाएगा इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले कौन सी थी, पहले केवल इंग्लिश और उर्दू थी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई बोलते कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है, तो नहीं। जो हिंदी आप लोग पढ़ते हैं वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऐसी जो यहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर में केवल इंग्लिश और उर्दू थी ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन अब ये 3 भी ऐड हो रही है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। तो आपको पता है इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। पहले कितनी थी, पहले केवल 14 लैंग्वेजेस थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बाद में अब जाके 22 हो गई हैं। तो इसमें 3 एक्ट के थ्रू हुई हैं, 21, 71 और 92। ये 3 अमेंडमेंट हुए हैं जिनके थ्रू हमने ऐड करा है। तो 21 में हमने केवल सिंधी ऐड करी थी, फिर इसमें हमने KMN
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92 में BDSM, बोडो, डोंगरी, संथाली और क्या कहते हैं एक और था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। यस, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 21 अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट, 92 सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो ये 4 इसमें ऐड हुई हैं। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं है। और आपने प्रीवियस अगर चेक करा होगा तो ऑलरेडी ये 4 से 5 बार पूछा जा चुका है इसी से सेम, कि कौन सी हैं कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन बना देता है। आप प्रीवियस ईयर चेक करिए शेड्यूल लैंग्वेज से, तो आपको 10 सवाल मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, मिशन कर्मयोगी टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक मिशन कर्मयोगी करके शुरू हो रहा है तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ताकि सिविल सर्वेंट्स जो है उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। स्कीम कवर करेगी 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ताकि इनको हम ट्रेनिंग दे सकें, ताकि इनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। तो बस आपको शॉर्ट ध्यान रखना है कि मिशन कर्मयोगी क्या है। तो ये सिविल सर्वेंट के जो हम इनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, मतलब कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, भले ही इन्होंने शुरू करा है, इसमें पैसा भी जो है वो सिविल सर्वेंट की जेब से ही जाएगा। मतलब 431 रुपये उन्हें एनुअली पे करना पड़ेगा हर सिविल सर्वेंट को, और अब ये 510 करोड़ का इन्होंने बनाया है। मेरे को ये नहीं समझ में आता है, सरकार ये सब चीज़ कर रही है लेकिन स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे रही है। ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट को बनाने के लिए 50 से 60 लाख का खर्चा आता है इन लवासना। अगर कोई सिविल सर्वेंट जाता है उसकी ट्रेनिंग पे, वो टैक्स पेयर के मनी से ही हो रहा है। इतना पैसा तो एक सिविल सर्वेंट पे ऑलरेडी खर्च हो रहा है, और सरकार और इन्हीं पे खर्च कर रही है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ऑलरेडी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम ही नहीं करा पा रही है। आपको पता होगा एक एग्जाम है जो रेलवे का RRB वाला जो होना है, इसमें 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए। आपको सबको इतना पता होगा। देखिए पेन बंद हो गया, 15 मिनट ही चल पाता, तो अभी 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए। तो इतना मतलब उसमें एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, और यहाँ ये और ऐसी चीजें ला रहे हैं। ऑलरेडी इतना इनके साथ तो हो चुका है, बन चुके हैं सिविल सर्वेंट, और कितनी कैपेसिटी बिल्ड करोगे आप इनकी। जो स्टूडेंट है उनकी थोड़ी हेल्प करिए। तो मेरे को थोड़ा अलग लगा कि गवर्नमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत कम सोच रही है इस बार। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमें अगर अपना आंसर लिखना है तो हमें भावुक नहीं होना है। यहाँ तो मैं आपको खुल के बात कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप अपना आंसर लिखें तो प्लीज़ बैलेंस्ड, उसमें गवर्नमेंट की बुराइयां जितनी कम हो सके उतनी करिएगा। क्योंकि आपका काम क्या है, आप एक CAPF, आप एक सरकारी अधिकारी बनने वाले हैं, तो आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। आपको जो गवर्नमेंट बोलेगी वो आपको बात माननी पड़ेगी। तो वो आपके आंसर में झलकना चाहिए। आपका आंसर बैलेंस्ड होना चाहिए। आपके अंदर कितना भी गवर्नमेंट के लिए गुस्सा हो या अच्छी बात हो, ना ज्यादा अच्छा लिखना है ना ज्यादा बुरा लिखना है। ऐसा भी नहीं है कि आप भावनाओं में बह गए और गवर्नमेंट की इतनी तारीफें करनी है आपने, तो नहीं, तारीफ भी ज्यादा नहीं करनी है और ज्यादा बुराई भी नहीं लिखनी है। तो एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए इससे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, मुंद्रा टर्मिनल डील अंडर स्कैनर। तो मुंद्रा टर्मिनल बस आपको याद रखना है, गुजरात का टर्मिनल है, बिजिएस्ट टर्मिनल है। तो इसकी अभी कोई डील अटकी हुई है क्योंकि ये फ्रांस और चाइना मिलके कोई डील वील कर रहे हैं, तो हमारा इतना इंपॉर्टेंट डील नहीं है, बस ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मुंद्रा टर्मिनल कहाँ है, तो गुजरात में। फिर ये थोड़ा सा अमेंडमेंट डील आया था, मेजोरिटी ये मेरा फिर अगेन नोट्स का, करंट अफेयर्स के नोट्स है मेरे ऐसे देखिए, आपको नोट्स बनाने तो ऐसे करंट अफेयर के नोट्स बनते हैं। आपको कुछ बिल विल आया तो आप उस पर थोड़ी जांच पड़ताल करिए कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो अभी 13 मेजर एयरपोर्ट हैं। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, कम जम नमक, फिर से बता देता हूँ, कम जम नमक और TCEVP हैं क्या। तो ये जो 13 एयरपोर्ट है इनका नाम ऐसी है, कांडला, मैंगलोर और क्या कहते हैं कांडला, मुंद्रा, जवाहरलाल नेहरू और मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, ऐसे करके हैं ये। आप देख लीजिएगा, यही है 13 के 13। मेरे को याद डायग्राम से याद आ जाते हैं। तो आप जो एग्जाम से क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखिए, सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है या बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, तो वो मुंबई का है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कार्गो हैंडल पोर्ट या टाइडल पोर्ट कौन सा है, तो कांडला है। आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है सबसे बड़ा, तो मैंगलोर और जवाहरलाल JNPT, ये तो बड़ा है सबसे। सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो विशाखापट्टनम का है। हुगली डायमंड हार्बर पोर्ट या हुगली रिवर पे कौन सा है, तो कोलकाता का पोर्ट है। सबसे ज्यादा कॉर्पोराइज्ड पोर्ट कौन सा है, फर्स्ट कॉर्पोराइज्ड पोर्ट, तो एन्नौर का है। तो यही क्वेश्चन होगा आजकल, ये आउटडेटेड क्वेश्चन होगा कि पोर्ट्स के बारे में बताइए। वो ये पूछेगा सबसे बड़ा टाइडल पोर्ट कौन सा है, तो आपको कांडला पता होना चाहिए। 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में। तो ये आप मेरा अगेन नोट्स का पार्ट है, तो आप लोग बता सकते हैं यार। नोट्स कभी कभी मैं सोचता हूँ डालने से पहले कि डालूं ना डालूं, सही लग भी रहा है बच्चों को कि नहीं, कि मैं लिख ही दिया करूं। तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा, नहीं तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि नोट्स की क्लिपिंग नहीं डालूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा, जैसे नॉर्मल लिखते हैं ना टेक्स्ट फॉर्मेट में, वैसा कर दूंगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। सो कल का आंसर मैंने आपसे पूछा था, तो आप सब लोगों ने सही बताया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस उसका आंसर, सफर सिस्टम एयर 4 एयर क्वालिटी वाला जो है,
और कल मैंने आपको बता ही दिया था AQI के बारे में, तो आपको जानकारी हो ही गई है। आज का क्वेश्चन ये है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका को क्या कहते हैं? सदर्न मोस्ट टिप, जो आप अफ्रीका नेशन जाते हैं उसकी जो सबसे लास्ट की जो टिप है उसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ करके कुछ बोलते हैं। तो आपको बताना उसका नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आस्क्ड इन UPPCS एंड MPPCSC, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करेंगे, पुराने लोग लाइक शेयर करेंगे। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में फॉलो करिए। फॉलो स्टडी फंडा ऑन इंस्टाग्राम, और मुझे कर सकते हैं शिवम_त्यागी_ST। मैं नई नई चीज़ें पोस्ट करता रहूँगा, आपका फ़ायदा होता रहेगा। सो बाय बाय, टेक केयर।